Hello and welcome to Priyat Career Institute's English class. यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कम्पेटिटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो आइए हम पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स, यहाँ पर देखिए नंबर 1 पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो हम पेज पर चलते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिए कि पोजीशन का किसी भी चीज़ का बहुत महत्व होता है। किसी भी स्थिति में पोजीशन का बहुत महत्व होता है। और अगर एक मैनेजर है वह अपनी जगह पर ऑफिस में बैठता है तो वह मैनेजर स्वीकार किया जाता है, लेकिन अगर वह अपनी जगह पर नहीं बैठता है तो फिर वह उसको कोई मतलब आकर के बाहर से कोई व्यक्ति उसको मैनेजर नहीं कहेगा। तो मैनेजर को मैनेजर की सीट पर, क्लर्क को क्लर्क की सीट पर, एक उनकी सबका अपना अपना स्थान निश्चित होता है जहां पर वे जाकर के बैठते हैं। तो उसी तरह से सेंटेंस में भी सभी शब्दों का स्थान निश्चित होता है कि इस स्थान पर यह शब्द लिखा जाएगा, इस स्थान पर यह शब्द लिखा जाएगा। इसी के अनुसार एडवर्ब की भी अपनी एक पोजीशन होती है, यानी किसी सेंटेंस में एडवर्ब कहाँ कहाँ पर लिखा जाएगा, किस किस स्थान पर लिखा जा सकता है, इसी के विषय में अभी हम आज बात करेंगे। तो इन अ सेंटेंस, इफ द एडवर्ब इज नॉट प्लेस्ड एट द करेक्ट पोजीशन इन अ सेंटेंस, अगर कोई एडवर्ब अपनी सही पोजीशन पर नहीं रखा जाता है सेंटेंस में या लिखा जाता है, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस वुड चेंज। तो उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का वह चेंज हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। और इट में इवन बिकम absurd और मीनिंगलेस, और वह मीनिंग बहुत ही absurd यानी मूर्खतापूर्ण भी हो सकता है, या फिर मीनिंगलेस यानी अर्थहीन भी हो सकता है। वह अर्थ बहुत गड़बड़ भी हो सकता है उस सेंटेंस का, या फिर वह सेंटेंस बिना अर्थ के भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सी द पोजीशन ऑफ ओनली इन द फॉलोइंग सेंटेंस। निम्नलिखित सेंटेंस में ओनली की पोजीशन को आप देखें। यू विल सी दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंजेस विद द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ द एडवर्ब ओनली इन इट। आप देखेंगे कि ओनली शब्द के यानी एडवर्ब ओनली की पोजीशन से के चेंज होने से सेंटेंस का भी अर्थ चेंज हो जाता है, यानी कि बदल जाता है। यह आप नोट करेंगे। तो इसलिए देखेंगे कि एडवर्ब की पोजीशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ओनली ही कैन रीड, ओनली ही यानी यहां पर हमने ओनली ही से पहले लिखा है, यानी सब्जेक्ट से पहले लिखा है। तो इसका मतलब हुआ नो अदर पर्सन एक्सेप्ट ही, यानी ओनली ही कैन रीड का मतलब है केवल वह ही पढ़ सकता है, यानी और कोई नहीं पढ़ सकता, उसके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता। इसी तरह से ही कैन ओनली रीड। अब हमने यहां पर ओनली का प्रयोग वर्ब से पहले किया है। तो जब हमने वर्ब से पहले ओनली का प्रयोग किया है तो इसका मतलब हो गया ही कैन ओनली रीड बट कैन नाइदर राइट नॉर स्पीक, यानी वह केवल पढ़ सकता है, इसके अलावा ना ही वह कुछ लिख सकता है और ना ही वह कुछ बोल सकता है, वह केवल पढ़ सकता है। थर्ड इज ही कैन रीड ओनली। ही कैन रीड ओनली का मतलब है, यहां पर देखिए ये यहां वर्ब से पहले था एडवर्ब, यहां वर्ब के बाद आ गया। जब यह वर्ब के बाद आ गया तो इसका मतलब हो गया ही कैन डू नथिंग एक्सेप्ट रीडिंग, यानी वह पढ़ने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह से ओनली शब्द को उसकी स्थिति को चेंज करने से, स्थान को चेंज करने से किस तरह से वाक्य का अर्थ भी चेंज हो रहा है, यह आपने देखा। इस तरह से द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ करेक्ट पोजीशन ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। इस तरह से देखिए इससे हमें यह समझ में आ जाता है कि एडवर्ब की पोजीशन किसी सेंटेंस में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो इस महत्व को समझते हुए यहाँ पर द फॉलोइंग आर द रूल्स ऑफ करेक्ट पोजीशन, यानी सही पोजीशन लिखने या चूज करने के या निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित नियम है। सेंटेंस में सही जगह पर एडवर्ब्स को लिखने के निम्नलिखित नियम है। आइए हम इन नियमों को पढ़ते हैं। नंबर ए, पॉइंट ए, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के विषय में मतलब यह कहाँ लिखा जाना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे होता है इसकी अंग्रेजी बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ
मैनर कहते हैं। तो इट इज जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वह वर्ब के तुरंत बाद यूज किया जाता है। बट इफ द वर्ब हैज इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी उसके साथ हो, द एडवर्ब इज यूज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तब फिर एडवर्ब को ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट भी उसके साथ आया हो तो फिर ऑब्जेक्ट के बाद में उसको हम प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही स्पीक्स सॉफ्टली, वह विनम्रता से बोलता है, सॉफ्टली बोलता है, नम्रता से बोलता है। नॉट ही सॉफ्टली स्पीक्स, ऐसे नहीं कहेंगे, ही स्पीक्स सॉफ्टली, यानी कि आप वर्ब से पहले नहीं कहेंगे, वर्ब के बाद कहेंगे। तो ही स्पीक्स सॉफ्टली, वह नम्रता से या विनम्रता से बोलता है, तो यहाँ ये वर्ब के बाद आ गया। तो क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर इज जनरली यूज्ड आफ्टर द वर्ब, तो ये देखिए वर्ब के बाद लिख दिया हमने। इसी तरह से ही ड्राइव्स कॉशियसली, तो यहाँ भी वर्ब के बाद लिख दिया। यहाँ ही कॉशियसली ड्राइव्स नहीं लिखेंगे, बल्कि ही ड्राइव्स कॉशियसली, यानी वह सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता है, ड्राइव करता है, सावधानी पूर्वक ड्राइव करता है। इसी तरह से ही रीड्स हिज बुक केयरफुली, तो और क्या है, अगर इसका ऑब्जेक्ट भी आता हो तो रीड्स का ऑब्जेक्ट क्या है, हिज बुक, तो अगर ऑब्जेक्ट भी आता हो तो फिर एडवर्ब ऑफ मैनर ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ ही रीड्स हिज बुक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, तो केयरफुली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है जो ऑब्जेक्ट के बाद आ गया। ही रीड्स हिज बुक केयरफुली, यहाँ पर केयरफुली ऑब्जेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर है और हिज बुक ऑब्जेक्ट है, तो हिज बुक यानी ऑब्जेक्ट के बाद केयरफुली यहाँ पर आ गया। तो पहले तो एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के तुरंत बाद लिखते हैं, लेकिन अगर उसके साथ उसका उस वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट भी आया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो ही रीड्स हिज बुक केयरफुली, इसमें वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में केयरफुली एडवर्ब लिख दिया। इसको भी हम ही रीड्स केयरफुली हिज बुक ऐसे नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आई विजिट हिम रेगुलरली, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसका एडवर्ब हो गया, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद। इसी तरह से आई रेगुलरली विजिट हिम ऐसे नहीं लिखेंगे। शी लव्स हिम हार्टली, तो शी लव्स हिम यहाँ पे देखिए वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद फिर उसका एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर को वर्ब के बाद लिखते हैं, लेकिन अगर उस वर्ब का ऑब्जेक्ट भी आया हो उस सेंटेंस में तो फिर एडवर्ब ऑफ मैनर को उस ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। पॉइंट बी, पॉइंट बी, एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ टाइम, यानी टाइम को शो करने वाले एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस, एंड प्लेस को शो करने वाले, दे आर ऑल्सो यूज्ड आफ्टर द वर्ब, इनका भी प्रयोग वर्ब के बाद ही किया जाता है। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग भी वर्ब के बाद ही किया जाता है। जैसे ही विल रिटर्न सून, तो सून क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम दिखाने वाला। नॉट ही विल, ही सून विल रिटर्न ऐसे नहीं लिखेंगे, ही विल रिटर्न सून। इसी तरह से ही गोज देयर, वह वहां जाता है, तो देयर कहाँ आएगा, वर्ब के बाद आ गया, ही देयर गोज नहीं लिखेंगे। इसी तरह से आई गो होम नेक्स्ट टाइम, मैं नेक्स्ट टाइम, आई गो होम नेक्स्ट वीक, सॉरी, तो यहाँ नेक्स्ट वीक क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट वीक गो होम ऐसे नहीं लिखेंगे। देयर वर फ्लावर्स एवरीवेयर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो ये भी कहाँ लिखा हुआ है, ये भी वर्ब के बाद ही आया है, हालांकि अब वर्ब का कॉम्प्लीमेंट उसके साथ आया तो उसके बाद आया है। नॉट देयर वर एवरीवेयर, मतलब इस तरह से नहीं इसको लिखेंगे। And then our next point is C. नेक्स्ट पॉइंट हमारा C है और C में हम पढ़ेंगे इफ, यही है और तो कोई एग्जाम्पल है नहीं इसका, अगर हम ऊपर जाएंगे तब तो इस तरह से, हाँ तो यही है C।
if after the verb or its object two or more than two adverbs are to be used, they should be placed in this order. देखिए अभी हमने कहा कि एडवर्ब ऑफ मैनर हम वर्ब के बाद लिखते हैं, फिर हमने कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम भी हम वर्ब के बाद लिखते हैं। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि वर्ब के बाद दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स या एक से ज्यादा एडवर्ब यानी दो एडवर्ब प्रयोग किए जाए और दो से ज्यादा एडवर्ब्स भी प्रयोग किए जाए, ऐसा हो सकता है। तो उसी विषय में यहां पर है इफ आफ्टर द वर्ब और इट्स ऑब्जेक्ट, यदि वर्ब और वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद टू और मोर देन टू एडवर्ब्स आर टू बी यूज्ड, अगर दो या दो से ज्यादा एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाना हो, दे शुड बी प्लेस्ड इन दिस ऑर्डर, तो उनका क्रम इस प्रकार से होना चाहिए, यानी इस क्रम में उनको प्रयोग किया जाना चाहिए। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम यानी सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर लिखा जाना चाहिए, उसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा जाना चाहिए और उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाना चाहिए। यानी इसको हम MPT ऐसे भी हम याद करके रख सकते हैं। MPT मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इस क्रम में एडवर्ब को लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ही स्पोक इम्प्रेसिवली एट द फंक्शन येस्टरडे, तो इम्प्रेसिवली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर है, एट द फंक्शन ये फ्रेज हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस ही कहेंगे, एट द फंक्शन ये फ्रेज हो गया और एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस ऐसे हम कहेंगे इसको। तो एट द फंक्शन ये एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस का, एंड इसी तरह से येस्टरडे हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से शी वेप्ट बिटरली एट द प्लेग्राउंड लास्ट इवनिंग, तो बिटरली तो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एट द प्लेग्राउंड एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, लास्ट इवनिंग यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम। इसी तरह से ही कम्स रेगुलरली एट द स्टेशन एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पर रेगुलरली एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, एट द स्टेडियम एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया एंड एवरी मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ये एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हो गया, ऐसे हम कहें, मतलब ये फ्रेज है जो कि एडवर्ब के रूप में, एट दी स्टेडियम, वैसे तो एट प्रेपोजिशन है, दी यहाँ पर आर्टिकल है, स्टेडियम नाउन है, लेकिन ये जो तीनों के तीनों शब्द हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं। इसी तरह से एट द प्लेग्राउंड में तीनों के तीनों शब्द ये भी प्रेपोजिशन है, आर्टिकल है और नाउन है, लेकिन तीनों ही एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं। इसी तरह से एट द फंक्शन में भी तीनों एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं। तो एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस हम ऐसे कर सकते हैं और सीधा भी हम समझ सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गए। यू शुड रीच होम बाय दिस इवनिंग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, तो एडवर्ब ऑफ होम यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस आ गया और उसके बाद बाय दिस इवनिंग एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, सिर्फ एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ऐसा नहीं है कि अगर तीन आ रहे हैं तो तीनों ही आना जरूरी है, मतलब उनका क्रम ये होगा कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाएगा, एंड अगर सपोज करिए एडवर्ब ऑफ मैनर आ रहा है और एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाएगा, प्लेस वहां से छोड़ दिया जाएगा। छोड़ने का मतलब कोई खाली जगह नहीं छोड़ी जाएगी, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर के तुरंत बाद एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाएगा। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं आ रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दिया जाएगा। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है तो फिर सीधा एडवर्ब ऑफ टाइम लिख दिया जाएगा, तो क्रम यही रहेगा। पॉइंट डी, पॉइंट डी, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन कौन से होते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली, जेनरली, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, हार्डली, नियरली, जस्ट, क्वाइट, इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो दे आर यूज्ड बिटवीन द सब्जेक्ट एंड वर्ब इफ द वर्ब इज ऑफ वन वर्ड ओनली।
अगर कोई वर्ब वन वर्ड की है यानी उस वर्ब में केवल एक ही वर्ड आ रहा है तो ये एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उस वर्ब से पहले लिखे जाते हैं यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लिखे जाते हैं। एंड एज गोज, रन्स, प्ले एटसेट्रा, अगर मतलब इस तरह से एक ही शब्द है वर्ब में तब तो ये वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में यानी ऐसे कहिए कि वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। बट इफ द वर्ब हैज मोर देन वन वर्ड, लेकिन अगर वर्ब में एक से ज्यादा शब्द हो, एज इज गोइंग, हैज बीन वर्किंग, जैसे इज गोइंग है या हैज बीन वर्किंग है, इसमें देखिए इज गोइंग में 2 शब्द आ रहे हैं और हैज बीन वर्किंग में 3 शब्द आ रहे हैं वर्ब में। अगर इस स्थिति में कोई वर्ब लिखी हुई है, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द फर्स्ट वर्ड ऑफ द वर्ब, तब एडवर्ब को हम वर्ब के पहले शब्द के बाद लिखते हैं। इस नियम के अनुसार हम इसमें इज गोइंग में हम इज के बाद लिखेंगे और हैज बीन वर्किंग में हम हैज के बाद लिखेंगे, यानी वर्ब का जो भी पहला शब्द होगा उस शब्द के बाद में हम लिखते हैं, यानी पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में लिखते हैं, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसी तरह से आई जस्ट सॉ हिम एट द गेट, यहाँ पे जस्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ सॉ और सॉ वर्ब से पहले जस्ट आया है। इसी तरह से ही हैज ऑलरेडी फिनिश्ड हिज वर्क में ये 2 शब्द हो गए वर्ब के, हैज एंड फिनिश्ड, इसलिए ऑलरेडी पहली ऑक्सिलरी वर्ब हैज के बाद यहाँ पर आया है। ही हैज रेयरली बीन कमिंग टू मी, यहाँ पर भी देखिए हैज बीन कमिंग 3 शब्द हो गए वर्ब में, लेकिन ये जो एडवर्ब है यह पहली ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैज के बाद या पहले शब्द वर्ब का पहला शब्द हैज है इसके बाद आया है, या इसी को हम ऐसे कह सकते हैं पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एडवर्ब को इसमें लिखा गया है। इसी तरह से 4th सेंटेंस, ही हैज फ्रीक्वेंटली बीन absenting himself फ्रॉम द क्लास, तो यहाँ भी हैज बीन absenting, ये 3 शब्द हो गए वर्ब में और इसलिए पहला शब्द क्या है इसका हैज है, तो हैज के बाद यह फ्रीक्वेंटली आया है। इसी तरह से वी यूजुअली गो देयर, तो यहाँ पर फिर से वर्ब में एक ही शब्द हो गया, तो जब एक ही शब्द हो गया तो यूजुअली वर्ब से पहले यहाँ पर आया है। नेक्स्ट पॉइंट इज ई। नेक्स्ट पॉइंट इज ई, ऑल दी एडवर्ब्स लिस्टेड अबव, जो ऊपर लिखे हुए अंडर डी आर प्लेस्ड आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद लिखे जाते हैं। दैट इज आर एम वॉज वर, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वॉज वर का ही प्रयोग हो रहा है और किसी दूसरी वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है तो फिर ये हमेशा इज एम आर वॉज वर के बाद लिखे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑलवेज रेडी, तो एम के बाद, ही इज ऑफन लेट तो इज के बाद, एंड वी वर नेवर हैप्पी तो वर के बाद, ही सेल्डम कम्स हियर। और यानी कि अगर एक ही वर्ब है किसी सेंटेंस में तो वर्ब से पहले लिखा जाएगा लेकिन इज एम आर वॉज वर के बाद लिखा जाएगा, या इस तथ्य को जरा नोट करेंगे। इसी तरह से ही सेल्डम कम्स हियर, ही जनरली ट्रेवल्स, तो ये क्या है, कम्स क्या है, वर्ब है, और ट्रेवल्स क्या है, वर्ब है, मीट क्या है, वर्ब है, तो इसलिए ये वर्ब से पहले प्रयोग किए जा रहे हैं यहाँ पर। दैट वाज पॉइंट ई एंड इसके बाद है पॉइंट एफ होगा, तो आइए पॉइंट ई एफ पर चलते हैं। देखिए आ गया पॉइंट एफ। तो एफ हमसे कहता है, हमको समझाता है, बताता है, इफ सम स्ट्रेस इज टू बी लेड ऑन अ वर्ब और इफ अ रिप्लाई इज टू बी गिवन इन अ शॉर्ट फॉर्म, ऑल द एडवर्ब्स लिस्टेड अबव अंडर डी should be placed before the auxiliary verbs or single verbs। देखिए हमें कई बार स्ट्रेस देने की जरूरत पड़ती है एंड जब हमको स्ट्रेस देना होता है किसी वर्ब पर तो फिर स्ट्रेस देने के लिए या फिर हमें कोई आंसर है शॉर्ट फॉर्म में कहना है तो शॉर्ट फॉर्म में आंसर कहने के लिए हमें हमेशा ये जो एडवर्ब्स है तब हम इन एडवर्ब्स को हम वर्ब इनसे पहले लिखने लगते हैं, यानी वर्ब से पहले, यानी इज एम आर वॉज वर से पहले या वर्ब से पहले लिखने लगते हैं।
If some stress is to be laid on a verb or if a reply is to be given in a short form, all the adverbs should be placed before the auxiliary verbs or single verb be. यानी सिंगल वर्ब बी से पहले यानी इज एम आर वॉज वर्ब से पहले हम लिखने लगते हैं। बाकी तो वर्ब से पहले आता ही है, लेकिन इज एम आर वॉज वर्ब से में अगर हमको स्ट्रेस देना होता है तो इनसे पहले हम लिखते हैं। जैसे ही हैज अगेन फॉरगॉटन टू ब्रिंग हिज बुक्स, तो यहाँ पर ही हैज अगर हमें इसको स्ट्रेस करना है तो यस ही ऑलवेज डज फॉरगेट, तो यहाँ पर हमने डज का प्रयोग किया, डज से पहले ऑलवेज का प्रयोग किया। Are you free this evening? Yes, I usually am free. तो यहाँ पर am से पहले प्रयोग किया, I usually am free। इसी तरह से when does he go to Bombay? He already has gone. He has already gone होगा वैसे तो he has already gone to Bombay, लेकिन स्ट्रेस करने के लिए या यूं कहिए एम्फोसाइज करने के लिए हम इसको ऑलरेडी को हैज से पहले बोलते हैं, he already has gone। Do you travel by plane? Yes, I sometimes do। ये शॉर्ट में आप आंसर देने के लिए I sometimes do यानी I sometimes travel by plane, ये कहने के लिए I sometimes do। हालांकि do और travel दोनों ही वर्ब है, तो यहाँ पर ट्रेवल कहते तो यहाँ भी जो है पहले ही आता, लेकिन ये शॉर्ट में आंसर हो गया और शॉर्ट के लिए हमने यहाँ do का प्रयोग किया तो do से पहले यह adverb आ गया। Then next point is J. The adverb is placed before the auxiliaries have to or used to। यानी have to और used to वाली जो verbs होती है इनमें हम adverb को पहले ही यूज करते, जैसे I often have to, तो यह have to से पहले आ गया। He always used to, तो used to से पहले आ गया adverb। He never has to, तो हैज टू क्या हैव टू की एक फॉर्म है, तो यह हैज टू से पहले आ गया। इसी तरह से अगर हैड टू होगा तो हैड टू से भी पहले ही आएगा एडवर्ब। H, the adverb is placed before the adjective or another adverb which it modifies। The adverb is placed before the adjective यानी adverb उस adjective से पहले लिखा जाता है या फिर another adverb या उस किसी भी दूसरे एडवर्ब से पहले लिखा जाता है जिसको वह मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई मतलब जिसको वो क्वालिफाई करता है, मतलब जिस एडजेक्टिव या एडवर्ब के अगर कोई एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है तो उस एडवर्ब को उस शब्द से पहले लिखा जाता है। जैसे हिज लेक्चर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग से पहले वेरी आ गया। ही इज वेरी हाईली क्वालिफाइड, तो हाईली से पहले वेरी आ गया। डू यू ड्राइव सो फास्ट, तो यहाँ फास्ट से पहले यानी कि एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले ये दूसरा एडवर्ब आ गया। ही इज वंडरफुली इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब है तो वो एडवर्ब उससे पहले आ गया। यहाँ पर इस तरह से यदि कोई एडवर्ब मतलब किसी दूसरे एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तो उस एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले लिखा जाता है। पॉइंट आई, एडवर्ब इनफ इज ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट मॉडिफाइज, लेकिन इनफ में हमेशा यह ध्यान रखने की आवश्यकता होती है कि वह उसको हम हमेशा जिस शब्द को यह मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, जिस शब्द की यह विशेषता बताता है, हमेशा उसके बाद इसको लिखा जाता है। जैसे ही वॉज गुड इनफ टू हेल्प मी, तो वह हमेशा मतलब गुड को ये क्वालिफाई कर रहा है तो इसके बाद इनफ आया है। इसी तरह से दिस हाउस इज लार्ज इनफ, तो यह लार्ज को क्वालिफाई कर रहा है तो जिसको क्वालिफाई कर रहा है उसके तुरंत बाद लिखा गया है। ही इज ब्रेव इनफ, तो यहाँ पर जिस ब्रेव को यह क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को तुरंत उसके बाद लिखा गया है। तो इनफ हमेशा अपने उस एडजेक्टिव के बाद लिखा जाता है जिसको यह क्वालिफाई करता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज जे। J, adverb only is placed just before the word it modifies। जिस तरह से देखिए अभी हमने इसको पढ़ा, इनफ को पढ़ा कि इनफ जिसको भी क्वालिफाई करता है उसके बाद में लिखा जाता है, एंड ओनली
उस शब्द से पहले लिखा जाता है जिसको यह क्वालिफाई या मॉडिफाई करते हैं, यानी जिसकी यह विशेषता बताता है। ही वर्कड ओनली फॉर 2 hours yesterday, तो ये फॉर 2 hours को इसको क्वालिफाई करना था या पूरे के पूरे फ्रेज को क्वालिफाई करना था, तो इसलिए इससे पहले ओनली का प्रयोग किया गया। आई अटेम्प्टेड ओनली ट्वाइस, यानी ट्वाइस को क्वालिफाई किया जाना था, तो ट्वाइस को क्वालिफाई करने के लिए ओनली ठीक इससे पहले आ गया। इसी तरह से but in spoken English only can be used before the verb, लेकिन spoken English में only को verb से पहले भी प्रयोग किया जा सकता है। He only worked for 2 hours yesterday and I only attempted twice to climb to the top, तो मैंने केवल 2 बार कोशिश की, या इसका अर्थ हो गया। And then next point is K. Next point is K. K में हम क्या पढ़ते हैं? K में हम पढ़ते हैं negative adverb not is always placed between the auxiliary verb and the principal verb. हमेशा प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में नोट लगाया जाता है, या यहाँ पे ये कहिए कि इसमें भी वही जो अभी हमने एडवर्ब पढ़ा था कि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद उन प्लेस को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वही यहाँ पर लागू होता है कि यह हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले नोट लगाया जाता है। लेकिन अगर वर्ब में 2 से ज्यादा शब्द हो, यानी 3 शब्द हो, तो फिर यह भी पहली ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाया जाता है, यह ध्यान रखना चाहिए। ही डिड नॉट रीच इन टाइम, तो पहली ऑक्सिलरी वर्ब डिड। आई शैल नॉट मीट हिम, तो यहाँ पहली ऑक्सिलरी शैल। एंड ही हैज नॉट स्पोकन अ वर्ड, यहाँ भी फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब हैज है, इनके बाद में नॉट का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। रूल 2 इज इफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, यदि कोई एडवर्ब पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता हो, क्वालिफाई करता हो, या पूरे के पूरे सेंटेंस की ही विशेषता बताता हो। बी इफ इट इज मेंट टू गिव वेरी ग्रेट स्ट्रेस, या फिर इसका मतलब कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस देने यानी एम्फसाइज करना चाहता हो। इट इज प्लेस्ड, यानी स्ट्रेस करने के या एम्फसाइज करने के उद्देश्य हो इसका। इट इज प्लेस्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो यह सेंटेंस के पहले ही लिखा जाता है। फिर से सुन लीजिए, इफ एन एडवर्ब मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, यदि कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई यानी क्वालिफाई करता है, यानी पूरे के पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है। और इफ इट इज मेंट टू गिव वेरी ग्रेट स्ट्रेस, या फिर इसको ग्रेट स्ट्रेस देना होता है पूरे के पूरे सेंटेंस को। इट इज प्लेस्ड एट द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो यह सेंटेंस के शुरू में ही लिखा जाता है, यानी सबसे शुरू में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अनफॉर्चुनेटली अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट अकर्ड, तो अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ये पूरे के पूरे सेंटेंस को कहीं स्ट्रेस करता है या मॉडिफाई करता है, तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस से पहले आया है, यानी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले ही आया है। लकीली नो वन वॉज किल्ड, यहाँ पर लकीली पूरे के पूरे सेंटेंस को स्ट्रेस कर रहा है, या कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, तो इसलिए लकीली पूरे सेंटेंस से पहले आया है। और इसी तरह से आउट पूरे सेंटेंस से पहले आया है यहाँ पर। नेक्स्ट रूल इज डबल नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल नेगेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस में डबल नेगेटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। डबल नेगेटिव्स गिव आइदर अफर्मेटिव मीनिंग, या तो जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाते हैं, इसी तरह से डबल नेगेटिव्स या तो अफर्मेटिव मीनिंग यानी कि नॉट प्लस नॉट इज इक्वल टू यस हो जाते हैं, और नो मीनिंग, या फिर उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता। या तो वो उनका मीनिंग हाँ में निकलता है, यस में निकलता है, या फिर उनका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, तो इसलिए वे खराब हो जाते, तो इसलिए डबल नेगेटिव्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देयर यूज इज देयर फॉर रॉन्ग, ये जो नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसलिए इनका यह प्रयोग जो है वह कैसा है, उनका यह प्रयोग इस समय इस तरह से गलत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई कैन नॉट वॉक नो फर्दर नाउ, तो देयर शुड बी एनी फर्दर, नो फर्दर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नो फर्दर का कोई मीनिंग नहीं है। इसी तरह से नथिंग नेवर
तो यहाँ पर नथिंग नेवर की जगह एवर होना चाहिए। नेवर दो डबल नेगेटिव हो गए, इसलिए इनका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से ही वॉज नॉट ऑनेस्ट नाइदर, तो ही वॉज नॉट ऑनेस्ट नाइदर की जगह हमको आइदर लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी डबल नेगेटिव का हो रहा है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए आई फॉरबिड यू, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट नाइदर हो गया, आई फॉरबिड यू नॉट टू गो देयर। तो यहाँ पर देखिए ये जो फॉरबिड है ये अपने आप में ही नेगेटिव होता है, तो इसलिए जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नॉट नहीं आना चाहिए। नॉट शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हियर, बिकॉज नॉट को यहाँ से हटा देना चाहिए, बिकॉज फॉरबिड इज ऑलरेडी नेगेटिव। फॉरबिड अपने आप में ही नेगेटिव है, इसलिए नॉट का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये यहाँ आगे जो टॉपिक है यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स पर आ जाते हैं। तो यह टॉपिक आज यहीं पर फिनिश हो जाता है। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ सम टिपिकल एडवर्ब्स। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, अगले टॉपिक में इसको हम पढ़ेंगे और अगले टॉपिक का वीडियो आए। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।